ਬਣਦੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ किसी भी प्रोफेशन को ज्वाइन करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? उस प्रोफेशन के बारे में जानना। ऐसा नहीं है किसी ने आपको बोल दिया कि 6 फिगर सैलरी मिलेगी और घूमने को मिलेगा, एडवेंचरस लाइफ, ये सब बातें बोल दी आपको और आप आ गए कि चलो भैया मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस आप समझिए कि कोई छोटा बच्चा है, उससे आप पूछते हैं बड़े होके क्या बनेगा, और वो बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, डॉक्टर बनेगा, और जब वो 11th में आता है, 11th में आके वो कॉमर्स ले लेता है, 12th भी कॉमर्स से कर लेता है, फिर वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। सडनली उसको रियलाइज़ होता है ओ शिट, मेरे को तो साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, जो उसके पास था नहीं। तो इसीलिए आपको प्रोफेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एंड फ्रॉम द बॉटम लाइन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप सोच लें यार मैंने IMU CET दे दिया, अब मैं क्लियर हो गया, अब मैं कॉलेज में चला गया, अब मैं कैडेटशिप कर लूँगा, 1 साल कॉलेज में रह लूँगा। आपको आगे 5 साल का सोचना है, आपको आगे 5 साल का सोचना है। ठीक है, आपको देखना है कि मेरे करियर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको मेरे को ओवरकम करना है, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऑफकोर्स मर्चेंट नेवी के भी हैं। फॉर दैट रीज़न यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो ये मेरा एक छोटा सा कोर्स है जो मैंने शुरू किया है। इट्स अ जेन्युइन एफर्ट, मेरा कोई और एजेंडा नहीं है। आई हैव ऑल्सो गिवन IMU CET इन वे बैक इन 2010। तो मर्चेंट नेवी किसे कहते हैं? मर्चेंट नेवी बेसिकली कमर्शियल शिपिंग, जितनी भी कमर्शियल शिपिंग होती है उसे मर्चेंट नेवी कहा जाता है। इंडियन नेवी है दैट इज़ डिफरेंट, या फिर कोई भी किसी की भी वॉर शिप्स या वॉर रिलेटेड या फिर डिफेंस रिलेटेड जो भी नेवी होती हैं, शिप्स होती हैं, दैट इज़ डिफरेंट। मर्चेंट नेवी इज़ डिफरेंट। मर्चेंट नेवी इज़ कमर्शियल एस्पेक्ट होता है। कमर्शियल एस्पेक्ट का मतलब है जो भी आपका सामान इधर से उधर ले जाने में, ठीक है, जैसे आपके कंटेनर शिप हैं या जो भी हैं, वो सब चीज़ें कमर्शियल शिपिंग के अंदर आती हैं। अब शिपिंग कंपनीज़ क्या करती हैं? ऑब्वियसली कोई भी शिपिंग कंपनी है उनके पास बहुत सारे शिप होंगे। अब बहुत सारे शिप वो क्या चाहेंगे कि उन्हें कोई चलाए, तो उन्हें चलाने के लिए वो क्या करती हैं? सिविलियन एज एन जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को रिक्रूट करती है, जिन्हें सी फेयरर कहा जाता है। ठीक है, सी फेयरर और सी मैन दोनों अलग अलग टर्म है, इनमें भी डिफरेंस होता है, सो उसमें नहीं जाता मैं, बट दोज आर डिफरेंट थिंग्स। अब आ जाते हैं मर्चेंट नेवी में कौन कौन से टाइप के शिप्स होते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कार्गो शिप्स। कार्गो शिप होते हैं जैसे आपके बल्क कैरियर। बल्क कैरियर में आपका कोयला या फिर आपका सॉल्ट, ये सब चीज़ें जाती हैं जिसमें कोई भी सामान बल्क में जाता है, जैसे मिट्टी, ठीक है, वो भी बल्क कैरियर। उसके बाद आते हैं कंटेनर शिप, जिसमें कंटेनर जाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी सामान हो सकता है कंटेनर के अंदर, तो दैट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद टैंकर्स आ जाते हैं जो 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, ऑयल, गैस, केमिकल। फिर ऑयल भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्ट टैंकर्स आपके ULCCs, VLCCs, क्रूड ऑयल टैंकर्स जिन्हें कहते हैं। केमिकल टैंकर्स होते हैं, उनके भी कुछ टाइप्स हैं। गैस टैंकर्स हैं, उनके भी कुछ टाइप्स हैं। LNG, LPG, रेफ्रिजरेटेड, सेमी रेफ्रिजरेटेड, ये सब चीज़ें कार्गो शिप्स में होती हैं। उसके बाद पैसेंजर शिप्स, ऑफकोर्स जो आपके क्रूज शिप्स होते हैं या फिर फेरीज होती हैं, दोज आर कॉल्ड पैसेंजर शिप्स। फेरीज, ठीक है, काइंड ऑफ पैसेंजर शिप्स, तो वो भी इंक्लूड कर लेता हूँ। तो पैसेंजर शिप्स ये सब होते हैं। उसके बाद आता है ऑफशोर वेसल। नाउ आप देखो कि शिप और वेसल दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और दोनों का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये आप कौन से टाइप के शिप पे जाते हैं, आपके सी टाइम में कैसे मैटर करता है। तो ऑफशोर वेसल्स हो गए जैसे आपके टक्स, DP वेसल, रिसर्च वेसल्स, आइस ब्रेकर वेसल्स, ये सब हो गए। अब खुद सोचो यार, आपके कमर्शियल शिपिंग है, ठीक है, आपका कोई बड़ा जहाज आ रहा है तो उसको असिस्ट करने के लिए कुछ चाहिए होगा, उन्हें टक्स कहते हैं। रिसर्च वेसल, रिसर्च हो रहा है समंदर में, ठीक है, रिसर्च तो हमेशा चलता रहता है हर फील्ड में, शिपिंग में भी चलता है रिसर्च वेसल। उसके अलावा केबल लेइंग वेसल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इलॉन मस्क केबल लेइंग कर रहे हैं फॉर इंटरनेट के लिए, तो वो कौन केबल लेइंग वेसल्स कर रहे हैं वो सब, तो दैट इज़ योर केबल लेइंग वेसल्स। उसके बाद आइस ब्रेकर वेसल, जो आपके हाई लैटिट्यूड में जहाँ पे बर्फ़ होती है, जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे होते हैं, दैट इज़ योर आइस ब्रेकर वेसल्स। उसके अलावा फिशिंग वेसल्स, वही जो मच्छी पकड़ते हैं, वो सब तो आपको पता ही होगा। अब सी टाइम रिक्वायर्ड टू गिव एग्ज़ाम्स। कोई लड़का फिशिंग वेसल पे चला गया, ठीक है, कोई लड़का कार्गो शिप पे चला गया, कोई लड़का आपका टग पे काम कर रहा है,
तो जो उनका सी टाइम है, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे 18 मंथ की ट्रेनिंग आपको करनी होती है जनरली एज ए कैडेट, जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस वाले हैं उनको 18 मंथ की ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करनी होती है, तो उनका जो सी टाइम कैलकुलेट होता है। अब जो बड़े जहाज़ पे चला गया तो उसका सी टाइम पूरा हो जाएगा, 18 महीने चाहिए होते हैं, उसका पूरा कैलकुलेट होगा। अब ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके डीजी शिपिंग की साइट से लिए गए हैं। सपोज़ आप कहो कि सर मैं क्या करता हूँ, 1 साल ना कॉलेज में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद ना मैं मच्छी बोट पे चला जाऊँगा, ये छोटी बोट पे चला जाऊँगा, मेरी गंगा जी में ना बोट है, मैं उस पे चला जाऊँगा और वहाँ पे 18 महीने सेलिंग टाइम करके आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, ऐसा मत करना। इसीलिए क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो गंगा जी में ही चलाओगे बाद में। तो आपके जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी रिक्वायरमेंट है जो डीजी शिपिंग की साइड पे की गई है। उनमें से एक है जैसे शुड बी मोर देन 500 ग्रॉस टनेज। तो कोई भी जहाज़ जिस पे आप सी टाइम करने जाते हो वो 500 ग्रॉस टनेज से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, उससे छोटा नहीं। ग्रॉस टनेज क्या होता है? ग्रॉस टनेज इज़ लाइक अ कैपेसिटी, लेमन टर्म्स में जो कैपेसिटी है जहाज़ की वो 500 ग्रॉस टनेज से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता 200 मीटर का जहाज़ है, कभी भी 200 मीटर्स में बात नहीं होती। किसी भी जहाज़ की कैपेसिटी की बात जो होती है, कितना बड़ा जहाज़ है, वो उसकी ग्रॉस टनेज से पता किया जाता है, दैट इज़ 500 ग्रॉस टनेज से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कोस्टल वेसल करके आ जाते हैं, जो इंडिया की कोस्ट पे चल रहा है, फ़ॉरन नहीं जा रहा है, तो उसकी भी डेफिनेशन है कि 500 माइल से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तब आपका जाके सी टाइम कैलकुलेट होता है, ठीक है। आप कोस्टल में चले गए जो 500 माइल से कम करता है, तो आपका जो सी टाइम है वो शायद 2/3 ही काउंट होगा। तो आपने अगर 18 महीने किए हैं तो 12 महीने ही काउंट होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसीलिए ये चूज़ करना आप कौन से टाइप के वेसल या शिप पे जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके सी टाइम कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि डीजी शिपिंग ने कुछ अपने रूल्स ले डाउन कर रखे हैं, यू नीड टू बी इन टू दैट। वही फिर एग्जाम्पल आ जाता है गंगा जी में बोट चलाने वाला, आप वैसा करेंगे तो आपका सी टाइम कैलकुलेट नहीं होगा। नाउ मैं आ जाता हूँ डिपार्टमेंट ऑन शिप्स पे। अब डिपार्टमेंट ऑन शिप्स की बात करें तो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका डेक डिपार्टमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका इंजन डिपार्टमेंट, उसके बाद आ जाता है आपका केटरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इंजन डिपार्टमेंट बेसिकली आपका जो भी इंजन्स वगैरह होते हैं, जो भी मशीनरी होती है जहाज़ों पे, उनकी मेंटेनेंस उनका ओवरलुक करता है। उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए दे विल टेक केयर ऑफ इट, यू नो, दे आर डूइंग इट। तो वो हो गया इंजन डिपार्टमेंट। कैटरिंग डिपार्टमेंट आपका है जो भी लोग खाना बनाते हैं या फिर जो हाउस कीपिंग से रिलेटेड है, दैट इज़ योर कैटरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है डेक डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं सिंस आई एम अ डेक ऑफिसर, मैं डेक डिपार्टमेंट की ही बात करने वाला हूँ। तो दैट इज़ डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट में आपका आ जाता है चीफ ऑफिसर, ठीक है, मास्टर के नीचे चीफ ऑफिसर रहता है। तो आई एम एट दिस पॉइंट राइट नाउ। उसके बाद सेकेंड ऑफिसर, थर्ड मेट एंड योर कैडेट। सो I'll ओनली स्पीक अबाउट आप एक डेक कैडेट से, ठीक है, मास्टर कैसे बनते हैं, दैट इज़ माई ओनली एजेंडा। और इसके अलावा क्रू भी होता है, उसमें बोसन, एबल बॉडीड, ऑर्डनरी सीमैन, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट ऑन शिप्स में आ जाती हैं। अब आप देखो तो अब आप पूछोगे कि भाई कितने कितने होते हैं, लाइक अब देखो डिपेंड्स करता है, बट जनरली स्पीकिंग एक आपका चीफ मेट, ऑफ कोर्स मास्टर तो एक ही होता है, एक चीफ मेट होता है जहाज पे, एक सेकंड मेट होगा, एक थर्ड मेट होगा, 2 डेक कैडेट होते हैं, कहीं कहीं पे एक डेक कैडेट होता है, कहीं कहीं पे आजकल 2 थर्ड मेट भी होते हैं, और उनमें से एक और रैंक निकल गई है जूनियर थर्ड मेट, ठीक है। बहुत सारी कंपनी आपको जूनियर थर्ड ऑफिसर भी भेज सकती हैं, ठीक है, ये भी आजकल शुरू हो गया। उसके अलावा आपके आजकल क्या, जब से मैं बना हूँ आई थिंक तब से है ये। उसके अलावा 3 ए बी होते हैं, ठीक है, 2 ओ एस होते हैं, कहीं कहीं पे एक ओ एस होगा, कहीं कहीं पे 2 कैडेट होंगे, कहीं कहीं पे एक कैडेट होगा। तो ये आपका टेक डिपार्टमेंट में होता है। उसके अलावा अगर आप सैलरी की बात करें
सॉरी, अगर आप सैलरी की बात करें तो डेक कैडेट की सैलरी ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग अबाउट $400 के करीब होती है, $400 to $450 यू कैन से। तो इसी रेंज में होती है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ शिप यू हैव सेल्ड। ऑन एन एवरेज इज $400 प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स यू नीड टू डू 18 मंथ, या फिर जो बीएससी करते हैं 3 साल के, उन्हें सिर्फ 12 महीने करने हैं। तो डेक कैडेट जो 18 महीने कर रहा है, ठीक है, उसको जनरली 9 मंथ के 2 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। और कोई कोई कंपनी आपको 7 मंथ के भी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स भी करा सकती है, तो टोटल सी टाइम शायद आपका ज़्यादा 21 मंथ्स हो जाए। बट जनरली डेक कैडेट का 18 मंथ्स का सी टाइम होता है, तो 9 मंथ के 2 कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी कहानी है एग्ज़ाम की वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थर्ड मेट का जनरली आपका 6 मंथ का टेन्योर रहता है, और +-1 रहता है कि 1 महीना पहले 1 महीना बाद। सैलरी ऑन एन एवरेज 3200 आप ले सकते हो आजकल USD। जूनियर थर्ड ऑफिसर को मेरे ख्याल में $1500 मिलते हैं, एवरेज सैलरी $1500 है। इनका भी कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ का रहता है। थर्ड ऑफिसर का 6 का रहता है, 3200 के करीब इनकी ऑन एन एवरेज सैलरी रहती है। सेकंड ऑफिसर को ऑन एन एवरेज 36-35 मिलते हैं, इनका भी 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। चीफ ऑफिसर का किसी किसी कंपनी में 4 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है। सैलरी अबाउट 6,000 to 8,000, मे बी मोर, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड्स ऑन शिप, डिपेंड करता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, सैलरी इंक्रीज माय फ्रेंड। फिर मास्टर है, मास्टर इज़ ओवरऑल इंचार्ज ऑफ कोर्स, उसकी सैलरी अराउंड $10,000 ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो, 10 to 11,000। ऑफ कोर्स दैट कैन वेरी, और शायद जो लोग अब ज्वाइन करेंगे जब तक वो मास्टर बनेंगे तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज शिपिंग में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं टेक डिपार्टमेंट की। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो माई लास्ट स्लाइड इज़ वाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है ब्रॉडन योर होराइजन, ठीक है। आई हैव फाउंड दिस स्लाइड समवेयर और आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, जो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर कर लेता है। तो एक एक पॉइंट मैं बताता हूँ और देखते हैं, मे बी आपको समझ आ जाए बात। इट ब्रॉडन योर होराइजन, ब्रॉडन योर होराइजन का मतलब है एज एन आप जाते हो किसी शिप पे, आपको अलग अलग नेशनैलिटी के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह का खाना मिलता है। आप देखते हो ये लोग कैसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भी, अगर आप किसी को जानते हो जहाज़ पे चिल कर रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि यार यूक्रेनियंस बहुत अच्छे होते हैं, यूक्रेनियंस तो चिल रहते हैं। रशियन के बाद रशियन तो चिल रहते हैं। इंडियन ख़राब होते हैं यार, इंडियन ख़राब होते हैं। सो बेसिकली आप डिफरेंट कल्चर से मिलता है। इंडिया खुद में इतना बड़ा है और ऐसा नहीं होता इंडियंस ख़राब होते हैं। काफ़ी हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है और हर कोई अपनी चीज़ें अलग तरीके से समझता है। शायद जैसा मैं कैडेट था आप वैसे कैडेट ना बने, ठीक है, आप बेहतर कैडेट बने, या फिर हम सेम लेवल के कैडेट हों लेकिन हमारा काम करने का तरीका अलग हो। तो दैट इज़ देयर। गुड सैलरी पोटेंशियल, येस ऑफ कोर्स गुड सैलरी पोटेंशियल है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, 12th किए हुए बंदे के पास ऑप्शन रहता है, या तो वो शिपिंग में चला जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। तो उन सबसे बेटर ऑप्शन है सैलरी वाइज, ठीक है। अनलेस और अनटिल आप वो टॉप 2% इंजीनियर्स या वो टॉप 2% डॉक्टर्स में नहीं है जिनको बहुत भारी पैकेज मिल जाते हैं, तो गुड सैलरी पोटेंशियल है। एट द एज ऑफ 27-28 यू विल बी 100% यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आप दूसरे काम भी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग लीव, दैट्स माई फेवरेट। लॉन्ग लीव, सपोज आप 6 on 6 ऑफ आइडल वर्ल्ड में शिपिंग में नहीं होता है, पर स्टिल अगर आप सोच रहे हो 6 महीने शिप पे हो, 6 महीने घर पे हो, तो जो 6 महीने शिप पे हो आप 100% कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हो, और अगर आप 6 महीने घर पे हो तो आप 100% कमिटमेंट के साथ
अपनी वैकेशन इन्जॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो लॉन्ग लीव है। एंड ऑफ कोर्स साइड बाय साइड इफ़ यू आर हसलर, आप दूसरा काम भी शुरू कर सकते हो। तीसरा लाइफ स्किल। लाइफ स्किल ऐसे नहीं यार, अगर आप शिप पे जाते हो तो एक चेंज जो शायद मुझ में भी हुआ है और मेरे दोस्तों में भी हुआ है, वो है कि आपकी जो कॉमन सेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आप हर चीज़ में वाई 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 करने लगते हो, ठीक है। आप डिसिप्लिन हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि एक टाइम होता है आपको जागना है, उस टाइम पे खाना है, और मेरे ख्याल में आप ना चाह के भी फिट हो जाते हो, क्योंकि आपको काम रहता है, ऑब्वियसली आप डिसिप्लिन रहते हैं। और शायद शुरू में आपको लाइफ पसंद ना आए, बट इफ़ यू आर रियली मेंट फॉर मर्चेंट नेवी, आप एक टाइम पे वो लाइफ एंजॉय करने लगोगे। आई हैव डन ऑल वॉचेस, मैंने 8 to 12 करता था, 12 to 4, 4 to 8 भी करी है, तो आई लाइक ऑल ऑफ देम। और एक जो सिनेरियो बन जाता है, एक जो लाइफस्टाइल बन जाता है वहाँ पे रहने का, वो शायद आप किसी से मिले भी ना, आपस में बात भी ना हो, बट यू नो रात को वॉच के बाद मैगी खाने में भी जाते हो तो उसमें भी कभी कभी मज़ा आता है, और उसके अलावा कुछ और भी कर सकते हो। फैंटेस्टिक करियर प्रोस्पेक्ट, ऑफ कोर्स फैंटेस्टिक करियर प्रोस्पेक्ट तो है ही। देखो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, अगर आप एग्ज़ाम जल्दी से क्लियर करते हो तो आप जल्दी से कुछ बन जाओगे, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं करते हो तो उसी रैंक पे रह जाओगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। और कंपनी किसको कंसिडर करेगी? ऑब्वियसली जो कॉम्पिटेंट है, जिसके पास ज़्यादा हायर लाइसेंस है। तो फैंटेस्टिक करियर प्रोस्पेक्ट है। 12, 10, 15 ईयर्स यू विल बी कैप्टन, बट इट्स नॉट अबाउट बिकमिंग ए कैप्टन, इट्स अबाउट एन्जॉइंग द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस से जाते हो तो वो चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं और ज़्यादा आपको मोटिवेट करती हैं। देन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंसेस, यस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस कैन बी बैड और कुड बी गुड, दोनों हो सकते हैं, अच्छे और बुरे। आई रिमेंबर आई जॉइन माई फर्स्ट शिप इन मिसिसिपी रिवर, और मिसिसिपी रिवर क्योंकि काफ़ी बड़ी है, सो आई वॉज लाइक वेटिंग टू सी द सी, और मैं बहुत वेट कर रहा था, बहुत एक्साइटेड भी था। तो मेरे को एक्चुअली जो डेक होता है शिप का, उसको क्लीन करने के लिए मेरे को भेजा हुआ था एज ए कैडेट। तो मेरे को बोसन ने बोला गो एंड सी द सी, इट विल कम। और जब मैं समंदर देखने गया, तो आई वॉज एक्साइटेड एंड आई स्टिल रिमेंबर द व्यू ऑफ दैट। उसके अलावा व्हेन आई वाज ऑफिसर, फर्स्ट टाइम थर्ड ऑफिसर, एंड वी वेंट टू कनाडा, और वहाँ पे मैंने कम से कम 3-4 वेल्स एक साथ देखी। सो देयर आर एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, किसी को इंजरी हो जाती हैं, सो दैट इज़ अ बैड एक्सपीरियंस, है ना। तो वो सब चीज़ें ना हो तो ही अच्छा, बट आई हैव सीन दैट। यार एडवेंचरस लाइफस्टाइल इज़ लाइक, अब आई डोंट नो व्हाट यू कॉल एडवेंचर, वो मुझे समझ नहीं आता, बट हर किसी की डेफिनेशन मेरे ख्याल में अलग हो सकती है। फॉर मी एडवेंचर इज़ समथिंग, आप लाइक आई ट्रैवल, व्हेन यू ट्रैवल अलोन, दैट इज़ एडवेंचरस फॉर मी, ठीक है। आई रियली इन्जॉय दैट, और उसमें मेरे को बड़ा मज़ा आता है। ट्रैवल द वर्ल्ड, यस, इन केस यस, यू विल ट्रैवल द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स। आप भी कोई मिडिल क्लास लड़का है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया से बाहर भी जाऊंगा, बट इट इवेंचुअली मैं बाहर गया और मैंने देखा क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, और आपके पास पैसे आ जाते हैं तो थाईलैंड वाईलैंड की ट्रिप तो ऐसी हो जाती है। उसके अलावा जॉब सेटिस्फेक्शन, यार सी, मर्चेंट नेवी इज़ ए फील्ड जो हर किसी को सूट नहीं करती, बट जिसको सूट करती है उसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। सूट एज इन, यार पढ़ाई आपको आसान लगने लगे, ठीक है, चीज़ें समझ में आने लगे तो आपको 100% सूट करेगी, और जॉब सेटिस्फेक्शन 100% है। करियर प्रोस्पेक्ट, इवन दो आप कैप्टन बन जाते हो उसके बाद भी आपके पास टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ और करने की। वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट, well, it doesn't make any sense though, but yes, you'll suddenly start feeling कि everything is in your range, like going to Russia, oh man, we can go to Russia। पहले किसी गांव के लड़के या फिर किसी दूर वाले लड़के से पूछोगे अरे रशिया जाना है यार, तो it's a big thing,
बाहर जाना हमें भी ऐसे ही लगता था, बट नाउ वर्ल्ड लुक्स स्मॉलर टू अस। बेसिकली तुमको बता रहा है यार चाइना से यूएस जाना है यार, तो इट बिकम स्मॉलर। ठीक है, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स आपके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। ठीक है, हर बार आप आओगे शायद एक नया कोर्स आपको करना पड़े। छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तो दोज कोर्सेज किसी किसी को पसंद नहीं आते कि छुट्टियों में भी कोर्स करना पड़ रहा है यार, बट एक्चुअली फॉर डेवलपमेंट टू आप टाइम के साथ रहें, जो जो चीज़ चेंज हो रही हैं चीज़ें उनके साथ आपको अवेयर किया जाए। हर कंपनी का या फिर डीजी शिपिंग का भी यही एम रहता है कि कंटिन्यूस आपको डेवलपमेंट होता रहे। ट्रांसफरेबल स्किल्स एज अ डेक ऑफिसर, या यू कैन डू अदर स्टफ्स ऑल्सो। आप आगे जाके एमबीए कर सकते हैं, मैनेजमेंट में घुस सकते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट में घुस सकते हैं, चार्टरिंग में घुस सकते हैं, चार्टरिंग एंड ब्रोकिंग में घुस सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपकी स्किल ट्रांसफ़र कर देता है। और इंजीनियर्स के लिए तो ऑफ कोर्स दे आर इंजीनियर्स, so उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट होता है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो यार, और नेक्स्ट टाइम I'll go through about how to join actually मर्चेंट नेवी। ये सब मैंने मर्चेंट नेवी के बारे में आपको बता दिया है। ऑफ कोर्स प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, हर चीज़ सोच के डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं है कि अभी 1 साल का सोच के डिसीजन लेना है, आने वाले 5 साल का सोच के डिसीजन लेना है। आपको ये सोचना है कि आने वाले 5 साल में मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँगा, मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे मैं उन्हें सॉल्व करूँगा, क्या मैं उन्हें टैकल कर सकता हूँ कि नहीं, या फिर मेरे पास कोई और अच्छा करियर है जो मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू नो something about merchant navy, from especially for the beginners. Thanks very much, man, and take care.